कि जो बेसिकली सेल्स हैं, सेल्स के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स प्रोटोप्लाज्मिक रीजन में, लिविंग रीजन में पाए जा रहे हैं, ठीक है। वहीं पे उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वहां पे। बायोकेमिकल रिएक्शन ही बेसिकली एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक कैटेगरी में है, उसी को मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने ये आपको बोला कि जो पूरा का पूरा अर्थ है उसमें लिविंग एंड जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है उसके, उनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, या आप बोलो कि केमिकल जो कंपोनेंट है वहां पे, दे शेयर सिमिलर केमिकल कंपोनेंट। हेलो, हाँ सर वो सिमिलर है। हाँ, सिमिलर जो है दे शेयर या सिमिलर केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके अंदर। एंड फिर मैंने ये बोला कि जो लिविंग कंपोनेंट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ में रह रहे हैं, क्या वो डिफरेंट कैटेगरी के हैं, लाइक जो प्रोकैरियोट्स हैं या सिंगल सेल्ड यूकैरियोट हैं या मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या उनमें कोई डिफरेंस है? तो केमिकल कंपोनेंट हर जगह पे सेम है, वो चाहे नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो, चाहे लिविंग में जो डिफरेंट डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, वो केमिकल कंपोनेंट आपको हर जगह सेम दिखेगा। बट केमिकल जो कॉम्पोजिशन है या प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, उनमें वेरिएशन आपको नजर आएगा। तो मैंने आपको कल एक टेबल दी थी कि आप उस टेबल को कॉपी कर लेना एनसीईआरटी से, जिसमें से मैंने ये बता दिया था कि जो ऑक्सीजन है बेसिकली दिस इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग मैटर, ठीक है। दोनों में प्रेजेंट है सबसे अधिक अमाउंट में, तो एलिमेंट के केस में। इसके बाद फिर मैंने आपको बोला कि जो ऑक्सीजन में एक रेफरेंस ऑर्डर दिया मैंने 4 एलिमेंट्स का, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का, कि किस तरह से उनकी अबंडेंस है लिविंग एंड नॉन लिविंग में। और साथ में मैंने इनऑर्गेनिक जो आयंस है उनकी अबंडेंस का भी एक रेफरेंस ऑर्डर मैंने दिया। इतना चीज मैंने कल करवा दिया, ठीक है। इतना चीज मैंने कल डिस्कस किया था। इसके आगे बढ़ते हैं। तो एक दो चीजें लिख लो आप पहले, एक दो चीजें, जैसे जैसे जो है क्या कहते हैं, नाम निकल, 1 मिनट बचे, होल्ड करना जरा, दिमाग से एक चीज निकल रही है। ओके, सेलुलर पूल। व्हाट इज सेलुलर पूल? सेलुलर पूल क्या है? तो एक सेल के अंदर पाए जाने वाला, ठीक है, सम टोटल ऑफ all biomolecules, all biomolecules present। अब all biomolecules में चाहे आप लिख भी सकते हो, ठीक है, वो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, एटम हो और आयंस हो, ठीक है, प्रेजेंट इन सेल, प्रेजेंट इन cells known as cellular pool। इवन इसको आप सेल ना हटा करके इसको आप ये भी कर सकते हो कि प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिफरेंट सेल्स में कॉम्पोजिशन वेरी कर जाती है, ठीक है, या डिफरेंट सेल में कुछ कंपोनेंट वेरी कर जाते हैं, बट ठीक है, ये डेफिनेशन भी ठीक है। तो सेलुलर पूल्स में अगर आप इस तरह से देखोगे क्या क्या प्रेजेंट है सेलुलर पूल्स, बताओ। एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, दूसरा ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ये प्रेजेंट होंगे। तो जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो जाहिर सी बात है ज्यादा पार्ट बनाएगा, कितना बनाता है, करीब करीब 70 to 90%, 70 to 90%, एक रेंज है 70 to 90% इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है सेलुलर पूल का, जो क्या कहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट दैट इज मेड बाय इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब इस इनऑर्गेनिक में भी से सबसे ज्यादा है क्या, H2O, सबसे ज्यादा आपका H2O पाया जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे इनऑर्गेनिक आयंस 1 to 3%, इनऑर्गेनिक आयंस कितना, 1 to 3%, बाकी सारा का सारा आपका H2O प्रेजेंट होगा,
ठीक है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो दिस इज water. मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल। ध्यान देना, मैं मॉलिक्यूल, एक बार मैंने पहले एलिमेंट की बात की और इस बार मैं क्या बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूल। Molecule. मॉलिक्यूल पूछेगा तो H2O आंसर दोगे, एलिमेंट पूछेगा तो ऑक्सीजन आंसर दोगे। ठीक है। अब हाँ सर। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में आपका क्या क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटीन आपका, न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। फैट। मेजरली तो यही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मेजर आपके यही प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अब इसमें से जो प्रोटीन है वो कितना बनाता है, बता सकते हो मुझे? नहीं सर। 7 to 10%, यहाँ पे 7 to 10%, ये कितना बनाता है? ये फैट को अगर आप लिपिड लिखो तो ज्यादा अच्छा है। ये अप्रोक्सीमेटली 2%। तो इसका भी ऑर्डर एक बार पूछा गया है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, केस ऑफ सेलुलर पूल और प्रोटोप्लाज्म, भाई प्रोटोप्लाज्म ही तो है सेलुलर पूल बेसिकली। ठीक है, तो उसमें बता दो कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट में अबंडेंस किसकी है। तो सबसे ज्यादा आपको पता है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। ये है रेफरेंस ऑर्डर फॉर द अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन प्रोटोप्लाज्म और सेलुलर। कॉपी करो। एक और पॉइंट लिख दो कि जो आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, तो ये जो 4 कंपोनेंट है ये प्रोटोप्लाज्म का 96% बनाते हैं, और ये जो 6 है ये बनाते हैं 98%। प्रोटोप्लाज्म। कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन फॉर्म 96% पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, और अगर फास्फोरस, सल्फर भी इसमें शामिल कर लेते हो तो 98%। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? हाँ सर। एक दो पॉइंट और मैं जो एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत दिया है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे जानोगे कि डिफरेंट कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट। तो 2 एनालिसिस करते हो आप केमिस्ट्री में, जब आप, पता नहीं 12th में आपको करवाया गया नहीं करवाया गया, मुझे बहुत आइडिया है। एक तो कोरोना का टाइम है, ठीक है, या हायर क्लासेस में भी जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे उनको पता चलेगा, थोड़ा बहुत पढ़ा जरूर होगा। ठीक है, 2 एनालिसिस करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट। एक है एलिमेंटल एनालिसिस और दूसरी है कंपाउंड एनालिसिस। 2 एनालिसिस आप केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस will give idea about
केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट इन, या सिर्फ लिख दो केमिकल कंपोजिशन। मतलब आपको पता हो कि कौन कौन से केमिकल्स कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, तो आप कौन सी एनालिसिस परफॉर्म करोगे? एलिमेंटल एनालिसिस। ठीक है। हाँ सर। और अगर जो है आपको कंपाउंड की इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने, क्या आपको कौन से इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है उनको करना हो तो कंपाउंड एनालिसिस परफॉर्म करना। ठीक है। इट विल गिव आइडिया अबाउट डिफरेंट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। किसी भी चीज के जो मैटर आप सीधे लिख दो प्रेजेंट इन मैटर, वो चाहे लिविंग मैटर हो चाहे नॉन लिविंग। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो डिफरेंट प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट हैं, उसको उसकी एनालिसिस करने के लिए कौन सा एनालिसिस परफॉर्म करोगे आप? कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी करो। हम चलते हैं कि किस तरह से बेसिकली हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा बायोमॉलिक्यूल, मतलब एक तरफ से हम हमारे पास लिविंग टिश्यू प्रेजेंट, हमको उस लिविंग टिश्यू से हमको बायोमॉलिक्यूल्स आइसोलेट करने हैं, तो कैसे करें? तो बेसिकली हम पहले देखेंगे मेथड्स। ठीक है, ऑफ बायोमॉलिक्यूलर एनालिसिस। एक मिनट में चेक कर लो ये करेंगे। मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन की जो एनालिसिस है उसके मेथड की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको रिक्वायर्ड जो मटेरियल है, रिक्वायर्ड मटेरियल आपको चाहिए लिविंग टिश्यू, तो चाहे एनिमल टिश्यू हो चाहे प्लांट हो। आपको चाहिए एक सॉल्वेंट जिसमें इसको डिसॉल्व करना है। तो यहाँ पे बेसिकली सॉल्वेंट क्या है? एसिड है। कौन सा? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। और साथ में चाहिए आपको मोर्टार एंड पेसल, एक कॉटन क्लॉथ, इतनी चीजें चाहिए। मोर्टार एंड पेसल आपको चाहिए क्रशिंग के लिए, और कॉटन क्लॉथ चाहिए आपको फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये आपको क्रशिंग के लिए चाहिए, और क्रशिंग ऑफ लिविंग टिश्यू, और ये चाहिए आपको फॉर फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब चलते हैं लिविंग टिश्यू को लो, उसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मिलाओ मोर्टार पेसल में और उसको क्रश करो। क्रश करने के बाद उसको एक पेस्ट टाइप का बना लो। जब वो पेस्ट टाइप का बन जाएगा तब आप उसको फिल्टर करो। फिल्टर करने के बाद आपको दो कंपोनेंट नजर आए, एक जो कि फिल्ट्रेट है और दूसरा जो कि अनसॉल्युबल मटेरियल है जो कि फिल्टर पे ऊपर रह गया। ठीक है, तो जो फिल्ट्रेट है वो बेसिकली उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आएंगे, और जो ऊपर रह गया है, ठीक है, वो बेसिकली उसमें बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उसी को मैं लिखाने जा रहा हूँ, इसको मैं इरेज करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा।
हो गया कॉपी? हाँ सर। बच्चे अब लिविंग टिश्यू में आप चाहे लीवर ले लो, चाहे कोई वेजिटेटिव लीफ वेजिटेटिव प्लांट पार्ट ले लो, ठीक है। लिविंग टिश्यू में कुछ भी ले लो, जैसे या तो लीवर सेल्स ले लो या लीफ या रूट या स्टेम, कुछ भी ले लो, ठीक है। इसको आप मिक्स कर दो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, COOH, ट्राइक्लोरोएसिटिक, ठीक है। अब इसको आप ग्राइंड करो, ग्राइंड इन मोर्टार पेसल, मोर्टार पेसल पे आप इसको ग्राइंड करो। जब ग्राइंड करोगे टिल पेस्ट फॉर्मेशन, जब तक इसका पेस्ट नहीं बन जाता। इसके बाद आप इसको क्या करो, फिल्टर करो। और जब आप फिल्टर इसको करोगे तो फिल्टर करते समय इसमें दो पार्ट, फिल्टर करते समय इसमें दो पार्ट नजर आए। एक होगा एसिड सॉल्युबल पूल, या इस तरह से बोल सकते हो पहले कि एक है जो फिल्ट्रेट है, जो कि नीचे चला गया है, फिल्ट्रेट, और दूसरा है रिटेंटेट, जो ऊपर ही है, रिटेंटेट। मतलब यहाँ पे जैसे मैं बोलूं कि ये आपके पास फ्लास्क है, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक कॉटन क्लॉथ लगा रखा हो इस तरह से, और जब आप इससे फिल्टर करते हो तो फिल्टर करने पे कुछ कंपोनेंट इसका नीचे चला आता है, कुछ कंपोनेंट नीचे है, और कुछ कंपोनेंट यहीं पे रह गया, कुछ कंपोनेंट आपका यहाँ पे रह गया, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट ऊपर रह गया है इसको हम बोल रहे हैं रिटेंटेट, और जो ये नीचे वाला रह गया है इसको हम बोल रहे हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। तो जो फिल्ट्रेट है बेसिकली दिस इज एसिड सॉल्युबल पूल। ये कौन सा पार्ट है जो एसिड में क्या हो गया है, सॉल्युबल हो गया, एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है। और जो रिटेंटेट है जो कि सॉल्युबल नहीं है उसी को हम बोल रहे हैं एसिड इनसॉल्युबल। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। ठीक, तो एसिड सॉल्युबल पूल में आपके बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स आए। कौन से मॉलिक्यूल आएंगे? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, एसिड सॉल्युबल पूल। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है इस वाले पूल पे आपको मिलेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। इनका जो साइज है वो 800 डाल्टन से कम होगा। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स वही होंगे जिनका साइज 800 डाल्टन से कम है। अब डाल्टन तो आप जानते ही हो, कॉपी कर लो इसको फटाफट। हो गया? हाँ सर। ये जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है मैंने बोला इसका रेंज लिख दो। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट का रेंज होगा, मॉलिक्यूलर वेट रेंज, ये जो मॉलिक्यूलर वेट है सिर्फ लिख दो,
पूरा 18 to 100 डाल्टन तक लिख देते, ठीक है। और जो ये एसिड इनसॉल्युबल पूल है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में वो मॉलिक्यूल्स हैं, they will have molecular weight greater than 10,000 डाल्टन से ज्यादा का मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है। तो वो बेसिकली बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी पे आए। इसको बच्चे कॉपी कर लो जितना भी है, या हो गया हो तुम इसको इरेज करो, हो गया, कर दो। ओके, तो जिधर की तरफ आपका एसिड सॉल्युबल पूल है, उसमें आप ये लिख दो कि इसमें आपको जनरली छोटे छोटे मॉलिक्यूल दिखेंगे, जहां पे आपको इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होंगे, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी, ऑर्गेनिक पार्ट। और जिधर एसिड इनसॉल्युबल पूल रखा हुआ है, उसमें आपको बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे, ठीक है। स्पेशली हम यहाँ पे 4 मैक्रो मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, कौन कौन से? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। बट लिपिड जो है, ये जो लिपिड है, दिस इज नॉट अ स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड आपका, दिस इज नॉट अ स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एग्रीगेशन है, दिस इज द एग्रीगेशन ऑफ लिपिड। जो लिपिड के मॉलिक्यूल है, लिपिड के मॉलिक्यूल जो है, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, लिपिड के एक मॉलिक्यूल का, एक लिपिड के मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट रेंज है, वो लेस देन 800 डाल्टन, ठीक है। तो इसको आप बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में तो नहीं रख सकते। फिर ये एसिड सॉल्युबल पूल पे कैसे, सॉरी इनसॉल्युबल पूल पे कैसे चला गया? क्योंकि लिपिड होते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, ये होते हैं हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफोबिक होने की वजह से दे फॉर्म एग्रीगेट, ये एग्रीगेट कर जाते हैं, एग्रीगेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये किस फ्रैक्शन पे जाते हैं? फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। दिख नहीं रहा क्या आप लोगों को? हाँ सर, नहीं दिख रहा? दिख रहा है, दिख रहा है। तो फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन पे जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि which one of the molecule is not a biomacromolecule or not a strict macromolecule, ठीक है। यही चारों ऑप्शन में थे, लेकिन लिपिड जो है बेसिकली दिस इज नॉट अ स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है सिंगल मॉलिक्यूल का ऑफ लिपिड का, वो लेस देन 800 डाल्टन है। और फिर ये एसिड इनसॉल्युबल पूल पे किसमें कैसे पहुंच जाता है? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं और ये एग्रीगेट बना लेते हैं, तो एग्रीगेशन की वजह से इनका जो एक्यूमुलेटिव जो मॉलिक्यूलर वेट है, वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। और ये ऊपर बेसिकली रह जाते हैं। ये भी बोल सकते हो, कई जगह ये भी लिखा हुआ है कि लिपिड जो है मोस्ट अबंडेंटली मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स में पाई जाती है, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स है, चूंकि लिपिड हाइड्रोफोबिक है, तो वो मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट एग्रीगेट कर जाते हैं, और इसी वजह से वो किसमें आते हैं? एसिड इनसॉल्युबल पूल पे आते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो
ओके नेक्स्ट, यहाँ पे इस वाले पार्ट को देखो, इसको तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसको देखो, जो एसिड सॉल्युबल पूल है, ये एसिड सॉल्युबल पूल को आप डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक से, ठीक है, सेपरेट करो। ठीक है, सेपरेट बाय डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक जैसे आपका क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, यहां से आप सेपरेट कर, सेपरेट करने के बाद आप यहां से सिंगल कंपाउंड आइसोलेट कर सकते हैं। सेपरेशन आप इतने बार करते हो, कब तक सेपरेशन करते रहोगे, जब तक कि आप उसको, उसका एक सिंगल कंपाउंड आइसोलेट नहीं कर ले। और जब सिंगल कंपाउंड आपको आइसोलेट हो गया, तब उस कंपाउंड की आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का एनालिसिस, उसका आइडिया दे देगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो, थोड़ा पार्ट इरेज कर लेता हूँ। Till the separation of single compound, सिंगल कंपाउंड के सेपरेशन आप इसको आइसोलेट, सेपरेट करते रहो। ठीक है, एंड दिस एनालिटिकल टेक्निक या टेक्निक्स, बेसिकली these analytical techniques gives idea about किस चीज के बारे में लेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर और कंपाउंड, वो आप वहां से पता कर सकते। तो ये तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात हुई। ये जो चीज मैं लिख रहा हूँ वो बेसिकली इस वाले कंपोनेंट की बात हो रही है। ठीक है, अभी आपका ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट रहता है। ये जो भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखाई है एसिड सॉल्युबल पूल में, ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो प्रेजेंट है लिविंग टिश्यू के अंदर, उसको आप कैसे आइसोलेट करो, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसको कॉपी करो फटाफट। हो गया? हाँ सर। ओके, लिख दो यहाँ पे टू आइसोलेट इनऑर्गेनिक, आइसोलेट एलिमेंटल
identify, not isolation. To identify. Identify inorganic element. इनऑर्गेनिक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले एक तरफ से चलते हैं, एक लिविंग टिश्यू, आप लिविंग टिश्यू वेट, तो जो भी वेट आएगा दैट विल बी, क्या बोलोगे इसको? जो वेट आएगा उसको आप क्या बोलोगे? वेट 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 वेट, ठीक है। अब इस लिविंग टिश्यू का जितना भी वाटर है, ऑल द वाटर, ठीक है, एंड वेट, जितना भी वाटर था आपने क्या कर दिया? इवेपोरेट करवा। नाउ दैट वेट, दिस वेट इज नोन एज ड्राई वेट। ठीक है। अब आपके पास में ड्राई टिश्यू, लिविंग टिश्यू जो था उसका वाटर कंपोनेंट आपने निकाल दिया, मतलब 90% पार्ट तो उसका अप्रोक्सीमेटली आपने निकाल दिया, ठीक है। हाँ सर। अब उसमें वाटर नहीं प्रेजेंट, बर्न्स इट कंप्लीटली, burns it completely till complete oxidation of कार्बन। उसके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है उसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो उसमें क्या होगा कि जो CO2 है और जो उसके साथ एसोसिएटेड वाटर है वो सब निकल जाए, ठीक है। ठीक है, यहां से क्या चला गया, यहां से क्या चला गया सर? वो क्या लिखा? बार्न्स, बार्न्स इट, बर्न, बर्न, जलाना, जलाना। ओके ओके, बर्न्स, ठीक है। CO2 और H2O, जो रिमेनिंग H2O ये वो वाला है जो कि मॉलिक्यूल्स के अंदर है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो भी चला जाए। तो बचेगा क्या? अगर आपने कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा दिया है तो उसमें अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट तो नहीं बचा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ठीक है। इन सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे? ओनली इनऑर्गेनिक, ओनली इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बचेगा। ये जो लिविंग टिश्यू है जिसका आपने पहले वाटर रिमूव किया, फिर इसके बाद उसको कंप्लीटली बर्न करवा दिया, तो उसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट सारा खत्म हो चुका है। अभी इट कंटेन ओनली इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, एंड दैट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? नोन एज राख। जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बचा है इसको हम राख बोलते हैं, एस, या रिमेनिंग जो कंपोनेंट है, ठीक है। ये रिमेनिंग कंपोनेंट में सिर्फ इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट। आप यहाँ पे चाहे पहले अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि रिमेनिंग कंपोनेंट नोन एज, ऐसे लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको जरा चेंज कर लो, चेंज कर लो, याद करने में आसानी हो जाएगी। ये जो रिमेनिंग कंपोनेंट, रिमेनिंग, इसी को एस बोलते हैं, एंड दिस एस कंटेन ओनली इनऑर्गेनिक। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, इनऑर्गेनिक, यस लिखो, कंटेन ओनली इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। अब इसकी आप एलिमेंटल एनालिसिस करवा दो, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट। समझ में आ गया? हाँ सर। इस तरह से आप इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एलिमेंटल एनालिसिस कर सकते
ये अगर कॉपी कर लिया है तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, हो गया। तो अभी तक हमको ये तो पता चल ही चुका है कि बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है, हमको कौन सी चीजें पढ़नी है। ठीक है, हमको यहाँ पे जो बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं वो बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, हाँ सर। तो बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स में हमारे पास है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड लिपिड। सॉरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड, उनके बारे में पढ़ना। तो हमको थोड़ा सा केमिकल बॉन्ड्स जो प्रेजेंट, केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, उसके बारे में हमें देखना। हम जरा सा केमिकल बॉन्ड्स को पहले स्टडी कर लें। इजी हो रहा है सर? हाँ सर, वो सर फोकस के लिए हो रहा है। हाँ, फोकस के लिए वो दिख जाता है मुझे इधर से। अगर फोकस के लिए इजी होता तो मुझे पता चलता है इधर से। चलो, तो केमिकल बॉन्ड्स में हमारे पास डिफरेंट जो बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनमें पाए जाने वाले डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स को उनको यहीं पे थोड़ा सा देख लेंगे, इसके बाद हम आगे कौन कौन से केमिकल बॉन्ड्स हमको यहाँ पे स्टडी करने हैं। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एस्टर एंड, या एस्टर बॉन्ड ही पहले रखो, एस्टर बॉन्ड, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। इन चार बॉन्ड्स के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा नॉलेज यहाँ पे देख करना है, ताकि हमको आगे जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े तो चीजें थोड़ा क्लियर रहें, बीच में मुझे ना बताना पड़े कि अच्छा ऐसे होता है। आपने पहले ही बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स है उनको पढ़ रखा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम पेप्टाइड बॉन्ड्स। इसको कॉपी करो। Peptide bond formed between amino acids in proteins, in protein molecules। जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं उनके उन वहां पे बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड है। जैसे यहाँ पे मैं एक प्रोटीन का ऐसे ही हाइपोथेटिकल ग्राफिकल स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये मान लो कि एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन। तो ये जो आपको यहाँ पे डॉट से दिख रहे हैं चीज, ये सब आपके अमाइनो एसिड, ये सब क्या है आपके अमाइनो एसिड। और ये जो लाइंस दिख रही है, these lines are पेप्टाइड। ये लाइन क्या है?
पेप्टाइड बॉन्ड, तभी मैंने लिखा हुआ है कि फॉर्म बिटवीन अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स के बीच में बनता है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अगर हम दो अमाइनो एसिड ले रहे हैं, जैसे सपोज कर लो मैंने दो अमाइनो एसिड ले लिया, एक ए और दूसरा बी, ठीक है, एक मैं जस्ट हाइपोथेसाइज कर रहा हूँ सिचुएशन को, उनके बीच में मैं बोल रहा हूँ कि अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। या एक काम कर, एक चीज और देखो, इससे पहले एक चीज और, अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला देखो, जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला, ये एक्चुअली एक सब्स्टिट्यूटेड मेथेन, अमाइनो एसिड क्या है, एक सब्स्टिट्यूटेड मेथेन, NH2 और COI ग्रुप को डिफरेंट ग्रुप से रिप्लेस किया गया, जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे आपका अमाइनो एसिड लगा दिया, H2 ग्रुप लगा दिया, एक तरफ आपकी एल्काइल चेन हो जाएगी जिसको मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दूसरी चौथी तरफ बेसिकली हाइड्रोजन की रेसिपी। ये है आपका जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। तो इस तरह के अगर दो अमाइनो एसिड हैं, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो इसका एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी रख दो और वो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक डेफिनेट अरेंजमेंट हो। वो कैसे है कि इसमें जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होगा, और जो सेकंड अमाइनो एसिड है उसका अमाइनो ग्रुप इन्वॉल्व, ठीक है, तब जाके पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है क्या कुछ? हाँ सर। तो ये मैं पहले इरेज करूंगा, आपने शायद अभी तक कॉपी कर दिया होगा, तो आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि दो अमाइनो एसिड लिए मैंने, तो पहला अमाइनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मैं इतना एफर्ट इसलिए दे रहा हूँ कि इस पे क्वेश्चन आया था और बच्चे गलत थे, तो आप ध्यान दो इस पे, इसको R1 कर दो, इसको हाइड्रोजन हो तो ये एक अमाइनो एसिड हो जाएगा जिसको आप बोल रहे हो अमाइनो एसिड 1, और दूसरा जो है क्या कहते हैं, दूसरा अमाइनो एसिड आपका है ये COOH NH2, ऊपर हाइड्रोजन रहने दो, नीचे इसको R2 कर दो और इसका नाम कर दो अमाइनो एसिड 2, ठीक है। तो अब इनके बीच में जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो याद रखना कि जितना भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है वहां पे डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब है कि इससे क्या निकलेगा, इससे लॉस होगा H2O का, और वो H2O कहां से निकलेगा, इसको जरा सा इस तरह कर दो, ये ठीक है। तो ये कंडीशन हो, यहाँ से H2O लॉस हो। तो नेक्स्ट जो है आप अगर यहाँ पे बनाने जाओगे C O, मैं नीचे की तरफ ले लेता हूँ H C R2 R1 H NH2। तो ये जो बॉन्ड बना है CO और NH के बीच का, जो ये बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो किसके बीच में बना, COOH ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड या फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड NH2 ग्रुप ऑफ सेकंड अमाइनो एसिड, COOH ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड NH2 ग्रुप ऑफ
सेकंड अमाइनो एसिड। यही यही अरेंजमेंट होना चाहिए, अगर नहीं आप ये चीज करोगे तो गलत हो जाएगा। COOH ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड NH2 ग्रुप ऑफ अनदर, या सेकंड अमाइनो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड between COOH group या carboxylic group of first amino acid, first amino acid and NH2 group of second amino acid। ध्यान रखना इस पे, ये पूछा गया है तभी मैं बता रहा हूं। हो गया हाँ सर। सर, समझ में आ गई होगी आपको बात कि किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है CONH। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चे। अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करो आप, सिर्फ इसमें वाले पार्ट। केमिस्ट्री आपने पढ़ रखी होगी रिसेंटली। इसको आप अगर इसमें डबल बॉन्ड में, क्योंकि C और O की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज हाई देन कार्बन, ठीक है, तो ये आपका कुछ पार्शियल नेगेटिव चार्ज पहुंच जाएगा, इसके ऊपर ये कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसके ब्रेक होने से, और इसको आप पार्शियल डबल बॉन्ड लिखा। इधर आपका नाइट्रोजन है, ये भी वही पार्शियल, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आपको क्लियरली दिख रहा है वो इस तरह से होगा नहीं, वो कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, मतलब कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड, दिस है पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, इसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है मूवमेंट की, ठीक है, इस NH को और इस CO को कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी जो कि सिंगल बॉन्ड होने में मिलती। ठीक है, इसको कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करेगा मूवमेंट को। इसके बीच में CO और NH का जो मूवमेंट है, जिसको सिंगल बॉन्ड होता तो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती, बट चूंकि अब यहाँ पे डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है मूवमेंट को। अभी इसकी चीज आपको उतना जरूरत नहीं पड़ेगी, पर सब शायद जब आप हायर क्लास पे जाओगे तब वहां पे आप एक चीज पढ़ोगे जिसको बोलते हैं रामचंद्रन प्लॉट। जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो प्रोटीन के तो वहां पे आता है, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो बेसिकली पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है वो किस तरह से प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। सर सर ये नाम क्या किसी साइंटिस्ट का नाम से रखा है? हाँ, एक इंडियन साइंटिस्ट है रामचंद्रन, US में काम करते थे, उनके नाम पे। ओ वहां पे एक्चुअली आप ना अल्फा सॉरी फाई एंड साई बॉन्ड मेक हो गए, हालांकि इतना पूछेगा नहीं, बट स्टिल नहीं पूछेगा, बट आपके एक आध क्वेश्चन दिए हैं कहाँ, एक MTG की बुक आप सॉल्व करते हो समटाइम्स, उसमें एक तो क्वेश्चन दिए हैं, बट
इसके पहले कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन सा एटम प्रेजेंट है, बॉन्ड नहीं एटम, कार्बन। कार्बन। इसको बोलते हैं सी अल्फा, ये आपका ओ। तो थोड़ा सा इस तरह में बनाओ, ये है सी, ये अभी आपका होगा क्या सी। ये आपका C। ये आपका पार्शियल डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो एंगल प्रोड्यूस होता है सी अल्फा सी के बीच में, वो प्रोड्यूस होता है साई, और यहाँ पे जो एनसी अल्फा के बीच में जो प्रोड्यूस होता है वो होता है आपका फाई। ठीक है, ये एंगल साइन को ध्यान में रखना, सी अल्फा सी, क्योंकि ये यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड होने की वजह से इसने रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो सी अल्फा सी के बीच में जो मूवमेंट हो रहा है उससे जो एंगल प्रोड्यूस हो रहा है वो बेसिकली फाई है, सॉरी साई है, और ये यहाँ पे फाई। ठीक है, तो ये बेसिकली पार्शियल, कई बार क्वेश्चन पूछेगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा कि जो पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड में एक चीज तो आपने देख ली, क्या इट है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। कैरेक्टर। दूसरा दिस इज रिजिड, इसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड। तीसरा प्लेनर स्ट्रक्चर है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा वो एक प्लेन में रहेगा। बात समझ में आ रहा है? आपके केमिस्ट्री सर पढ़ाएंगे जब आपको, स्पेशली मुझे लग रहा है कि जब ग्लूकोज वगैरह का स्ट्रक्चर जहाँ पे बताएंगे वहां पे आपको बताएंगे कि किस तरह से एक प्लेन में या प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसकी वजह से पेप्टाइड बॉन्ड जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा वो एक प्लेन पे देगा। ठीक है, तो वो प्लेनर होगा। एंड साथ साथ पोलर इन नेचर, पोलर थी तो आप देख ही रहे हो, और क्या हो जाएगा पोलर। पार्शियल डबल बॉन्ड से ये आपका डेल्टा नेगेटिव हो गया, ये आपका डेल्टा पॉजिटिव हो गया, ये भी आपका डेल्टा नेगेटिव है, तो पोलैरिटी क्रिएट करेगा ये। ठीक है, ये आपका पोलैरिटी क्रिएट करेगा। तो इससे ज्यादा आपको पेप्टाइड बॉन्ड में नहीं पूछेगा, ये मैक्सिमम जो चीज पूछेगा आपसे इसके बारे में पेप्टाइड बॉन्ड, नहीं तो सीधे सीधे एक ही क्वेश्चन बनता बड़ा सिंपल सा कि पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है, एक तो बिटवीन अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, या बिटवीन डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड, इस तरह से पूछ सकता है। उससे भी एक बार एक स्टेप आगे गया तो बोला कि फॉर्म बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ सेकेंड अमाइनो एसिड, उसी में एक में कर दिया कि अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड, तो इस तरह से उसने चेंज किया। इससे ऊपर जाएगा तो ये जाएगा। ठीक है, अब इससे ऊपर गया तो ये जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो बस ये कुछ चीजें आप पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में याद रखना कि प्रोटीन्स में प्रेजेंट है ये सारी चीजें। अब हम इसको छोड़ के निकल रहे हैं। सर वो लास्ट पॉइंट क्या लिखा? कहाँ पे? पोलर इन नेचर। ओके। ग्लाइकोजेन
देखो दो टाइप के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जाते हैं। एक है आपका ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और दूसरा है आपका एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है फॉर्म बिटवीन, अगर मैं ओ वाले की स्पेशली बात करूं, पर मैं कॉमन ही बात कर लेता हूं, ठीक है, फॉर्म बिटवीन मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड एंड सॉरी पॉलीसैकेराइड। जिस तरह से एमाइनो एसिड्स के बीच में, प्रोटीन्स के केस में एमाइनो एसिड के बीच में पॉलीपेप्टाइड बनता है, वैसे ही जो है जो पॉलीसैकेराइड हैं, पॉलीसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड, उनके बीच की जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं उनमें पाया जाता है। बेसिकली ये पॉलीमराइजेशन करवाता है। ये भी आपका किस तरह प्रोड्यूस होता है? बाय डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी आपकी? ये रिएक्शन जो प्रोड्यूस होगी, जितनी भी मैंने बॉन्ड बताए हैं, ये कौन से रिएक्शन में? डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन रिएक्शन में है, वाटर का लॉस होगा और एक बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो अच्छा 2 मिनट का ब्रेक दो, मुझे थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, थक गया हूँ। अभी टाइम कितना बचा है हमारे पास? 20 मिनट। 20 मिनट। 2 मिनट के बाद हम वापस से आते हैं। तब तक आप देखो कोई डाउट तो नहीं।
ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, ये तो बड़ा सिंपल चीज मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि मोनोसैकेराइड यूनिट्स के बीच में जो बनते हैं बॉन्ड ओलिगोसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स में, वो बेसिकली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। OH group, OH group। एक मिनट रुकना, दिमाग से थोड़ा skip हो रहा है। Skip हो रहा है। हाँ, इस फॉर्म एल्डोज और कीटोज ग्रुप react with OH group और amino group of another biomolecule which may be sugar or which may be sugar, कोई और सुगर हो सकती है या मोनोसैकेराइड यूनिट हो सकती है, which may be sugar or any molecule which contain NH2 amino group। सर वो क्या सिंगल बॉन्ड NH2 बॉन्ड? कहाँ पे बच्चे? और सर बच्चे OH ग्रुप और जब भी किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ी होगी, जब भी किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसे करते हैं, वो चाहे OH हो, चाहे NH2 हो, चाहे COOH, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स व्हाई आई रोट। बात समझ में आ रही है क्या? नहीं सर, मैं वो नहीं बता रहा। क्या पूछ रहे? वो सर वो OH ग्रुप और क्या वो अमाइनो ग्रुप? हाँ, NH2 अमाइनो। हाँ तो जरा सा देखते हैं किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कार्बोहाइड्रेट में, माल्टोज का। माल्टोज आपका किससे मिलकर बना हुआ है? फॉर्म बाय ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज यूनिट्स, 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना हुआ है माल्टोज। ठीक है, तो ये रिंग चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। ठीक है, जिसमें डिफरेंट पोजीशन पे, एक्चुअली ये सारे के सारे एक प्लेन पे हैं। जैसे अगर आप
फॉर्म अपनी फैला दो इस तरह से, तो कुछ बॉन्ड नीचे की तरफ है, कुछ बॉन्ड ऊपर की तरफ, ठीक है, मतलब कुछ ग्रुप नीचे की तरफ है, कुछ ग्रुप ऊपर की तरफ। तो रिंग चेन स्ट्रक्चर है जो कि एक प्लेन में है, हाई बी चांसेस कि आपके पास केमिस्ट्री में कुछ हो इस तरह से। तो यहाँ पे बेसिकली एक OH ग्रुप है, यहाँ सब जगह OH ग्रुप लगा हुआ है, सब जगह OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक OH, ये कार्बन नंबर 1, ठीक है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, और यहाँ पे आपका एक CH2 है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये CH2 है। बाकी मुझे OH ग्रुप लगा के मुझे कोई फायदा नहीं है, तो मैं उतना ही बना रहा हूँ जितना मुझे जरूरत है। बात समझ में आ रही है? जितना मुझे जरूरत है मैं उतना ही बना। ये OH ग्रुप है और ये, ठीक है। जब प्लेन में नीचे की तरफ OH ग्रुप लगा हुआ हो तो वो अल्फा को रिप्रेजेंट करता है, और अगर ये ऊपर की तरफ होता तो ये बीटा को रिप्रेजेंट करता। तो ये बेसिकली अल्फा OH ग्रुप, ठीक है, मतलब ये भी अल्फा ग्लूकोज है और ये भी आपका अल्फा ग्लूकोज। अब कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ से इस तरह से निकाल ले जाएगा वो -2 होगा, और अब आपका जो है यहाँ पे इस तरह से कुछ बाकी सारा जोड़ लो, मैंने सब बना दिया, ठीक है। बाकी आप जोड़ लो जो अगर कुछ भी है। तो ये जो बॉन्ड बना है, ठीक है, कौन सा, ये वाला, ये आपका क्या कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, ठीक है। अभी तो यहाँ पे क्या है, ये C है, ये क्या है C, और ये भी क्या है आपका, याद रखना ये बच्चे पूरा का पूरा एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये आपका COC। अब बताओ ये कॉम्बिनेशन आप कहाँ पे देखते हो, कोई मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, चलो मैं इसका नाम बता देता हूँ, ये 1 है, ये 4 है, तो इसको आप जब भी रिप्रेजेंट करोगे अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिलिक होगा, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बोलोगे इसको जब भी रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। दूसरी चीज, ये COC, ऐसा नहीं लगता कि ये ROR है, और ये बॉन्ड ROR क्या होते हैं, ईथर। तो आपका जो ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड एक टाइप का क्या है, ईथर बॉन्ड। ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड आपका एक टाइप का ईथर बॉन्ड। कोई डाउट है क्या, किसी को कुछ पूछ रहा था, नहीं सर, ये सबसे सिंपलेस्ट है, ठीक है। उसको आप मतलब कॉपी कर लो फटाफट। तो मैं दूसरा भी बता देता हूँ, मैंने 2 बताए ना, एक तो आपको बोला O ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, ठीक है, ये यहाँ पे O है, इस वजह से मतलब OH ग्रुप बेसिकली इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। तो
इस वजह से ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अभी मैं आपको दूसरा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता हूं जो कि आपके न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो कॉपी कर लो आप, फटाफट कॉपी करो बच्चे। हो गया कि नहीं अभी? हाँ सर, हो गया। हो गया सर। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ आपके न्यूक्लियोटाइड में। जो न्यूक्लियोटाइड है, या न्यूक्लियोटाइड भी नहीं बचा, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ राइबोज, और ये उसका, अच्छा इसमें OH ग्रुप ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। यहाँ पे प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको याद होगा ये 4 है और ये आपका 5 है। प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, पता है कि नहीं पता आपको? नहीं सर, नहीं पता। नहीं सर। अच्छा, इस वजह से, क्योंकि जो ये सारे के सारे कार्बन के मॉलिक्यूल, और ये जो बेस की काउंटिंग करते हो तो 1 2 3 4 बताते हो, ठीक है, जो उसमें नाइट्रोजनस बेस है। तो अब सारे मॉलिक्यूल तो कनेक्टेड हैं, तो आपको कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम, आपको 5 प्राइम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये OH जब ये किसके साथ रिएक्ट करता है, एडेनिन के साथ में, मतलब नाइट्रोजनस बेस के साथ में। तो मैं यहाँ पे एडेनिन ले लेता हूँ। एडेनिन में अपने अपने क्या है, एडेनिन में अपने NH2 ग्रुप लगा हुआ है। 5 अमीनो प्यूरिन। हाँ, NH2 5 ग्रुप अमीनो लगा हुआ है। प्यूरिन। सारे नाइट्रोजनस बेस में अपना अमीनो ग्रुप है, वो कहीं पे भी हो। यहाँ पे मैं बड़ा सिंपलेस्ट चीज लिखूंगा, मुझे बहुत कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं। ये एडेनिन है, ये एडेनिन का मैंने अमीनो ग्रुप ले लिया, ठीक है। एंड 9th ये कौन सा है, ये 9th एटम है, 9th एटम है, ठीक है। बट मुझे इतना नहीं लिखना है। अब इसमें जब कंडेंसेशन रिएक्शन होगा तो ये ले जाएगा, तो HOH वाटर होके जाएगा, तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा ये। एडेनिन, ठीक है। और यहाँ पे अपना हुआ है। तो ये जो बॉन्ड क्रिएट हुआ है, कौन सा वाला बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, इसके बीच में बना है बिटवीन एडेनिन एंड राइबोज शुगर। राइबोज शुगर का OH ग्रुप है और एडेनिन का एमाइनो ग्रुप, उन दोनों के बीच में बना। तो कंफ्यूज मत होना कि जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड में भी क्या पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। अब ये जो इसका ये वाला OH ग्रुप, ये किसके साथ अटैच करेगा, फॉस्फेट के साथ में, तभी तो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो होगा एस्टर, और जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फास्फोडाइएस्टर में, ठीक है।
फास्फोडाइएस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो बॉन्ड पढ़ना है हमको, कौन सा बॉन्ड पढ़ना है? एस्टर बॉन्ड। एस्टर में ही आपके एक सिंपल एस्टर है, फास्फोडाइएस्टर है और सल्फेट एस्टर है। बट हमें सल्फेट के बारे में कोई चीज नहीं पढ़नी है, हमको सिंपल सा एस्टर एंड फास्फोडाइएस्टर पढ़ना है, जो कि आपके न्यूक्लियोटाइड में कवर हो जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड दोनों में एस्टर एंड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कवर हो जाएंगे। तो आई थिंक अभी तो टाइम हो चुका है, या मैं एस्टर बॉन्ड का थोड़ा सा कवर कर लेता हूं। चलो, ये कॉपी कर लिया ना आपने? हाँ सर। हाँ सर। तो थर्ड बॉन्ड जो हम पढ़ रहे हैं वो है एस्टर बॉन्ड। और एस्टर बॉन्ड मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पढ़ने। एक तो सिंपल एस्टर बॉन्ड है, दूसरा आपका फास्फोडाइएस्टर है, तीसरा आपका, बहुत सारे हैं ऐसे तो, सल्फेट एस्टर। अच्छा, आप ये बताओ मुझे कि जब लिक्विड का फॉर्मेशन होता है तो कौन सा बॉन्ड क्रिएट होता हो? सिंपल एस्टर। सिंपल एस्टर, ठीक है, सिंपल एस्टर वहां पे बनता है। और फास्फोडाइएस्टर बेसिकली आपको ये दोनों फिर से देखने को मिलेंगे न्यूक्लिक एसिड में। तो सिंपल एस्टर बॉन्ड को आप रिप्रेजेंट कर न्यूक्लियोटाइड में OO और ठीक है, RCOR, इसको चाहे R' कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? RC, यहाँ पे मैं क्या बना सकता हूँ, क्या लिख दूँ? P लिखूं या क्या लिखूं? ओ फास्फोडाइएस्टर। और यहाँ पे सल्फर। तो अभी यहाँ पे ही छोड़ देते हैं बच्चे। ये नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसको 5 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। और फिर सीधे हम कार्बोहाइड्रेट पे एंटर कर जाएंगे। फर्स्ट मॉलिक्यूल जो हमको स्टडी करना है इन केस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमको ज्यादा है पढ़ना, थोड़ा सा लिपिड के बारे में भी थोड़ा सा है, थोड़ा थोड़ा प्रोटीन्स और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना। न्यूक्लिक एसिड का कुछ पार्ट में यहाँ पढ़ा हुआ, कुछ माइट भी चांसेस हो सकता है यहीं पे पूरा कवर करवा दूं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पे बाकी का करें। ये कॉपी हो चुका है, रीरेज कर दूं? हाँ सर।